ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, 2 दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी। न्यूज़ आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंसर्स के अलग अलग 40 के करीब जगहों पर रेड डाली थी, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट को 26 करोड़ के करीब की अनअकाउंटेड कैश मिली है, 3 करोड़ से ज़्यादा की गोल्ड ज्वेलरी मिली है और इसके साथ में ही 200 करोड़ से ज़्यादा की अनडिस्क्लोज्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी सफलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। कहाँ कहाँ पर ये रेट डाली गई, इसमें कौन सी बातें सामने आई है, वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूँ। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ फाउंड अराउंड ₹200 crore वर्थ ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द रिसेंट IT रेड्स कंडक्टेड ऑन द प्रीमिसेस ऑफ Tamil movie producers, distributors, and financiers. The Central Board of Direct Taxes released a statement on Saturday, August 6, stating that undisclosed income exceeding ₹200 crore had been detected during the searches and unaccounted cash amounting to ₹26 crore along with gold jewelry exceeding ₹3 crore have been seized. ये सब कुछ आईटी डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है। 2 अगस्त से ये पूरा रेड होना शुरू हो गई थी अलग अलग जगहों पर, जैसे कि फिल्म फाइनेंसर एंड प्रोड्यूसर GN अनबू चेड़ियन एंड प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग कलाईपुली एस थानू, ज्ञान वेलराजा, SR प्रभु, फाइनेंशियर GN अनबू चेड़ियंस रेसिडेंस इन Nunkambakkam and Gopuram cinema offices in Chennai and Madurai were raided for the third time. शक्ति फिल्म फैक्ट्री के जो शक्ति सिंगम 2 के प्रोड्यूसर प्रिंस पिक्चर्स लक्ष्मण, सत्याज्योति त्यागराजन रेसिडेंस वेयर अल्सो रेडेड। इन जगहों पर भी रेड डाली गई थी। तो कुल मिलाकर चेन्नई, मदुरई, कोयम्बतूर और वेल्लोर, इन शहरों में 40 अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये रेड डाली थी। और प्रेस रिलीज में आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि आईटी ऑफिशियल्स फाउंड सेवरल incriminating documents and digital evidence that are linked to the unaccounted cash transactions and investments। और कुछ गुप्त जगहों के बारे में, सीक्रेट एंड हिडन प्रीमिसेस के बारे में भी उन्हें इस सर्च के दौरान उन्हें ढूंढा है। और इसके साथ में ही काफ़ी सारे अनअकाउंटेड कैश लोन्स के बारे में, टैक्स की चोरी के बारे में पता चला है। और फिल्म के रिलीज़ के बाद में जो अमाउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर उसे अकाउंट बुक्स में काफ़ी कम करके दिखाया जाता है। तो ये जो अनअकाउंटेड इनकम है उसे अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स में डाला जाता है और काफ़ी सारे अनडिस्क्लोज्ड पेमेंट्स किए जाते हैं इस पूरे अनअकाउंटेड मनी के द्वारा। तो बहुत सारी जानकारी, और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। मतलब ये जो कुछ अभी 200 करोड़ के करीब के अनअकाउंटेड मनी, जो अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में पता चला है, 26 करोड़ की कैश और गोल्ड ज्वेलरी वगैरह 3 करोड़ की, तो ये अभी मिला है, पर और भी ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। और इसके साथ ही आईटी डिपार्टमेंट ने आज से करीब 2 वर्ष पहले फरवरी 2020 में भी इसी प्रकार से रेड की थी, जब विजय की बिगिल फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद में। और उस समय भी 77 करोड़ रुपए आईटी डिपार्टमेंट ने सीज किए थे, उन्हें मिले थे। तो देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी सफलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। और हमने कल ही इस विषय पर चर्चा की है कि ये जो फिल्मों के बजट होते हैं या कलेक्शन होते हैं, इसको लेकर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। मतलब ऐसा लगता है, मैं कई बार देखता हूँ कई फिल्मों के, अब ज़्यादा दूसरी फिल्म इंडस्ट्री को तो हम फॉलो करते नहीं हैं, बॉलीवुड के जो हम देखते हैं, कई बार फिल्मों के भी हाल ही के समय में हमने कई बार देखा है, फिल्म का जो बजट होता है वो पहले 300 करोड़ के करीब बताया जाता है। अलग अलग वेबसाइट पर ये आंकड़ा होता है। फिर जैसे जैसे फिल्म रिलीज़ होने के नज़दीक आती जाती है, सोशल मीडिया पर उसको लेकर जैसा ट्रेंड होता है, वैसे वैसे वो बजट चेंज होते जाता है। अभी हाल ही में एक फिल्म का मैंने देखा 300 करोड़ पहले बताया जा रहा था, फिर 250, 220, 200, 180, 160, 150 करोड़ तक बजट आ गया। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग बजट बताया जाता है। तो यार कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। और चलो, लाख, 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख इधर उधर ठीक है, 100, 150 करोड़ बजट इधर उधर हो जाना मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है ना। ये कम से कम एक दर्शक के रूप में इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की हम अपेक्षा तो कर सकते हैं। ये तो हो गया बजट को लेकर। कलेक्शन को लेकर भी काफ़ी सारा कलेक्शन भी अलग अलग सामने आंकड़े आते हैं। ट्रेड फिगर्स अलग होती है, प्रोड्यूसर्स की फिगर अलग होती है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे इसमें पहलू होते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
और हमने पिछले वर्ष ही देखा कुछ एक लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर और एक एक्ट्रेस, उनके ऊपर भी 650 करोड़ के करीब के फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा था। या चाइना से आने वाले संदेहास्पद कलेक्शन के बारे में भी हमने इसके पहले चर्चा की हुई है। मतलब मार्वल की बड़ी बड़ी फिल्में, फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज की बड़ी बड़ी फिल्म है चाइना में, जब जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है वहाँ पर, जिसके लिए वहाँ पर काफ़ी सारे दर्शक वेट करते हैं काफ़ी लंबे लंबे समय तक। उन फिल्मों के कल ही हमने देखा, उन फिल्मों के कलेक्शन भी 900 करोड़, 950 करोड़, 920 करोड़, 1000 करोड़, कुछ फिल्मों के 1500 करोड़ के आसपास जाते हैं। पर अचानक से हम देखते हैं कि भारत में एक फिल्म कुछ 50-60 करोड़ कमाती है, वहाँ पर वो 900 950 करोड़ के करीब कमाती है। और तो ये मतलब कम से कम इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बाकी और भी बहुत सारे, अगर जिस प्रकार से ये अभी 200 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अलग अलग जगह पर होने वाले इन्वेस्टमेंट्स, तो ये जांच होनी चाहिए, इसको लेकर एक पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि कला और साहित्य का क्षेत्र कोई छोटी बात नहीं है। आर्ट एंड लिटरेचर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसी आर्ट एंड लिटरेचर ने बड़े बड़े देशों में क्रांति भी लाई है, और बड़ी बड़ी सभ्यताओं को नष्ट करने का काम भी यही आर्ट एंड लिटरेचर करता है। एक पूरे के पूरे जनरेशन के मन से उस अपने ही देश के कल्चर के अगेंस्ट भी उसे किया जा सकता है इसी आर्ट एंड लिटरेचर का उपयोग करके। और ये कोई काल्पनिक कपोल कल्पित बातें तो है नहीं, ये तो हमने इतिहास में होते हुए भी देखा है। बड़े बड़े परमाणु अस्त्रों से भी ज़्यादा ताकत कलम में होती है, स्याही में होती है। ये हम सभी सुनते भी है, कहते भी है, पता भी है। तो आर्ट एंड लिटरेचर का ये जो क्षेत्र है, कला और साहित्य का, ये कोई छोटी बात नहीं है, और इस पर ये पूरा एक ट्रांसपेरेंसी कम से कम होनी ही चाहिए। और इसके साथ में एक दर्शक के रूप में हमें कई बार ये आश्चर्य होता है कि कई सारे ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जाती है। हमने कई सारे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, उनका ये जो वोक माइंडसेट वाला कंटेंट है, लगातार लोग उसका विरोध करते जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके रिव्यूज़ देख लीजिए, IMDb पर उसके रिव्यूज़ देख लीजिए। लोग लगातार ऐसी फिल्मों को नकार रहे हैं। कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स को इसके कारण नुकसान भी हुआ है, उनके वोक कंटेंट के कारण। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स वैसी ही मानसिकता वाले फिल्म मेकर्स पर पैसे लगाती है, वैसी ही मानसिकता वाले फिल्मों पर पैसे लगाए जाते हैं। और केवल OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं, हम थिएटर में भी देखें तो कई सारे फिल्म मेकर्स हम देखते हैं, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जाती है, पर फिर भी उनको काम मिलते जाता है। तो ये सारी बातें मन में काफ़ी संदेह उत्पन्न करती है। तो ये जो बाहर का पैसा हमारे देश में लग रहा है और हमारी ही कल्चर को उस पैसे से निगेटिव दिखाया जा रहा है, लगातार भारत की एक नकारात्मक छवि पूरे विश्व के सामने जो प्रस्तुत की जा रही है इन्हीं बाहर के पैसों से, या हमारे भी देश के फिल्म मेकर्स उसी वोक मानसिकता वाला ही फिल्में ज़्यादातर बनाते हुए एक अलग बात है। पर ये जो बाहर से लगने वाला पैसा है वो मतलब कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, और कई सारे लगातार वैसा कंटेंट फ्लॉप होते जा रहा है। ऐसा भारत विरोधी या भारत की संस्कृति विरोधी कंटेंट को लोग लगातार नकारते जा रहे हैं, पर फिर भी वैसा ही कंटेंट क्यों बनते जा रहा है, इसको लेकर भी काफ़ी सारे मन में संदेह उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।